नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ जी गुजरात में चुनाव प्रचार में गए तो उन्होंने केजरीवाल को नमूना बता दिया। उन्होंने कहा दिल्ली का एक नमूना यहाँ गुजरात में घूम रहा है और वो यहाँ लोगों से वोट मांगने के लिए आया हुआ है। लेकिन उन्होंने गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए सावधान किया। उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल है, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये आतंकियों का हितैषी है। अब इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। नमूना क्यों कहा, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि आप देखें कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, एक नेता है आम आदमी पार्टी का विजय फुलारा। यह आम आदमी पार्टी का नेता विजय फुलारा गुजरात जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको यह कह रहा था कि वो 2 कौड़ी के हैं। योगी आदित्यनाथ को 2 कौड़ी का इंसान बता रहा था। अब आप समझ सकते हैं, भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश और एक गोरक्षपीठ के महंत, सर्वमान्य संत के साथ साथ नेता, और आज मोदी के बाद यदि कोई नेता ऐसा है जो सर्वप्रिय है पूरे भारत में नहीं तो विदेशों में भी, योगी आदित्यनाथ है। और ऐसे योगी को, ऐसे संत को, ऐसे महंत को और ऐसे राजनेता को जिसने जीवन में इतना त्याग किया हो, उसको 2 कौड़ी का इंसान कहकर क्या अपमान नहीं है? इससे बड़ी गाली एक महंत और संत को क्या हो सकती है? आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी फॉलोवर हैं, व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले, संत महंत के रूप में चाहने वाले, वो गुस्से में हैं कि इन्होंने 2 कौड़ी का कहा है, हम इनको औकात दिखाएंगे। लेकिन योगी जी के जितने भी फॉलोवर हैं, वो उनसे कहते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखिए, शांति रखिए, हमको कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना। गुस्सा है और उसको बताने का तरीका है। योगी जी ने इसलिए गुजरात की सभा में कहा कि जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करते हैं, अब नमूना उन्होंने क्यों कहा है? जो सूत्र हैं, मैं बताऊं, एक पत्रकार हैं उनके निकट के, उनसे पूछा योगी जी को कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि कभी ओवैसी के बारे में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने, क्योंकि ओवैसी एक विशेष धर्म की बात करता है, केवल मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को भड़काना और देश विरोधी बातें करना। इस भाषा के कारण योगी जी ने एक बार ये कहा था, ये कौन मौलाना कौन कहां से क्या बोलता है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में एक बार उन्होंने कहा था। उस वीडियो को काफी वायरल किया गया। अभी अगर केजरीवाल जी की बात करें, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन मुख्यमंत्री का कारनामा कैसा है? वो कारनामा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जो मस्जिदों के मौलाना हैं, उनको इन्होंने महीने का वेतन दिया है और लगभग 30,000 रुपए के करीब दिया है। लाखों रुपया उसका पेमेंट आपके और मेरे टैक्स के पैसे से वो उन मौलानाओं को तनख्वाह दी गई है। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर ना तो किसी मंदिर के पुजारी को, ना किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी को, ना किसी चर्च के पादरी को, किसी को नहीं दिया गया। जबकि आप देखिए कि भैया, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो हनुमान जी के भक्त हैं और आप हनुमान भक्त बनने के लिए सारी बातें कर रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं, पिछला जो चुनाव उन्होंने जीता हनुमान भक्त बनकर ही जीता। लोगों को लगा यार बड़ा कट्टर हिंदू है ये, तो वाकई में हनुमान भक्त है, तो बहुत सारे हिंदुओं ने वोट दे दी, हनुमान भक्तों ने वोट दे दी इनको। लेकिन अब जिस तरह की भाषा इनकी समझ में आ रही है, जिस तरह का दिल्ली का कारनामा इनका खुलकर सामने आया, तो आप देखें कि एक विशेष धर्म के लोगों को यदि ये तनख्वाह देंगे और बाकियों को छोड़ेंगे, तो फिर इनको नमूना ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और इसलिए योगी जी ने ये भाषा का इस्तेमाल जो किया, वो योगी जी की भाषा शैली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बोला, क्योंकि जिस तरह की बातें इन्होंने बोली है, उसके जो दिल्ली में किया है, उसके कारण एक जनता के अंदर आक्रोश है। और गुजरात में ये सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। ये कह रहे साहब हमारी तो सरकार बनने जा रही है, 93 के करीब सीटें हमारी आ रही हैं। अब अगर आप सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हो और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, और उस एमसीडी चुनाव में क्या होगा? ये हिंदुओं की वोट भी चाहिए इनको, मुस्लिमों की वोट भी चाहिए। फिर से आप देखेंगे ये हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर से आप देखेंगे ये राम भक्त बनेंगे। और इसलिए
इनका जो चरित्र है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो योगी जी गुजरात में सभा कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली की जनता को भी इनडायरेक्टली बता रहे थे कि जिस व्यक्ति के चक्कर में तुम आए हुए हो वो कौन है। अब इस शब्द पर ऑब्जेक्शन उठाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कह रहे हैं साहब आतंकवादियों का हितैषी कैसे कह दिया। तो अब आप एक बात बताइए, दिल्ली में जो जिस तरह का 26 जनवरी के दिन लाल किला कांड हुआ उसमें कुछ शब्द नहीं बोला। उसके बाद जो खालिस्तानी एंगल सामने आया किसान आंदोलन में, ये उनका स्वागत कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली जली, दिल्ली दंगे हुए, उन दिल्ली दंगों के समय में सबने देखा कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का एक पार्षद, उसका सारा का सारा जो षड्यंत्र रचा था वो उसी ने रचा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि केजरीवाल जी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी के जो विचार हैं वो सब किस तरह के हैं। दूसरा, अभी हाल ही में आप देखिए सत्येंद्र जैन का खुलासा हो रहा है, आए दिन जेल के अंदर जो मसाज करता हुआ व्यक्ति है वो पता लग रहा है अपनी ही बेटी से बलात्कार करने का दोषी है। अब आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति कितना मानसिक रूप से बीमार और आतंकवादी से कम है क्या वो, कि जो अपनी बेटी से बलात्कार कर देगा वो किसी दूसरे की बेटी को कैसे छोड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति से आम आदमी पार्टी के रिलेशन है, जेल के अंदर वो मसाज कर रहा है ऐसे जैसे परमानेंट इनका डॉक्टर हो। और उसको लेकर तो केजरीवाल जी ने बोला भी था ये तो फिजियोथेरेपी हो रही है, इसका मतलब तो ये लगातार फिजियोथेरेपी लेते रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिजियोथेरेपी लेनी है तो लीजिए भाई, किसी को मनाही थोड़ी है, लेकिन आप एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपी के तौर पर रखोगे, वो भी बेटी से बलात्कार करने वालों को है। आप में से जितने लोग दर्शक हैं बताएं जरा कि आपको यदि किसी से इलाज करवाना है, संबंध रखना है, मालिश मसाज करवानी है, ऐसे किसी व्यक्ति को आप नौकरी पर रखना चाहते हो, अपने पास मित्रता बनाना चाहते हो, क्या ऐसे अपराधी को आप अपने आसपास पटकने दोगे? तो इसीलिए ये आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठ रहा है कि जेल में बंद आप एक तो अपराध में हैं, वहां आप किस तरह से सारा अरेंजमेंट हो रहा है जैसे घर में हो रहा हो, और संबंध रखते हैं ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं पोक्सो एक्ट में दोषी पाए गए हैं। कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों से संबंध तो अभी तक कोई खुलासा नहीं है, लेकिन हां जेल के अंदर खूंखार आतंकवादी बंद है। अब क्या पता अगली वीडियो में कोई इस तरह की बातें भी आ जाएं सामने। अभी तक जितनी वीडियो आई है उसमें जो खुलासे हुए हैं उसको देखकर तो जनता चौंक ही रही है कि यार इस तरह का काम हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी के इस तरह के बयान पर अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो भाई वो योगी जी हैं, उनके पास कोई पुख्ता जानकारी होगी। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस, उनके अधिकारियों ने कुछ चीज़ें बताई होगी। हो सकता है अभी चुनाव है इसलिए वो अभी खोलना नहीं चाह रहे होंगे, वो उनकी बात है। लेकिन आपको बता दूं, अगर योगी जी ने ये बोला है कि केजरीवाल आतंकवादियों का हितैषी है, एक ऐसी आम आदमी पार्टी है जो आतंकवादियों की हितैषी है, तो इसका मतलब योगी जी के पास कुछ ना कुछ इसके बारे में पुख्ता जानकारी होगी। ये बात अलग है कि अभी वो खोल नहीं रहे, समय आने पर खुलेगी। और वो समय अभी बता रहा हूं, लोकसभा का चुनाव आना है 2024, इसके पहले पहले ये सारी चीज़ें खुलकर परतें सामने आने वाली हैं। जो ये अंदर अंदर गठजोड़ है और आतंकवादियों के कहीं कनेक्शन हैं, कहीं विदेशी ऐसी एजेंसियों से पैसा आ रहा है, सब खुलेगा। तो ये सब खुलकर सामने आने वाला है। फिलहाल तो योगी जी को जो आम आदमी पार्टी के नेता ने 2 कौड़ी का बताया है, इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, खासतौर पर संत समाज में गुस्सा है, क्योंकि योगी जी एक संत हैं, भगवाधारी संत हैं, वो भगवा पहनते हैं। तो संतों का कहना है कि ये संतों का अपमान है कि आप किसी संत को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें और 2 कौड़ी का कहें, ये पूरे संत समाज का अपमान है। क्या केजरीवाल इस पर माफ़ी मांगेंगे? देखना होगा। बहरहाल इतना तो तय है कि केजरीवाल जी से गुजरात तो हाथ से गया, निश्चित जानिए दिल्ली एमसीडी भी इनके हाथ में आने वाली नहीं है। दोनों जगह जनता जागरूक हो चुकी है। पहला जो कारनामा था इनका, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, अब लोग उस गलती को दिल्ली वाले भी सुधारना चाहते हैं। एमसीडी के चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, ये गुजरात की जो पहले के सर्वे हैं और आज का सर्वे, इसके अंतर से आप समझ लीजिए।
गुजरात में पहले सर्वे जो आए थे वो मीडिया के जरिए बनाई गई एक हवा थी जिसमें केजरीवाल की सरकार बनती बता रहे थे। आज वहाँ 1 से 5 सीटें आती हुई केजरीवाल जी की दिख रही है। ये दिल्ली में भी यही होना है क्योंकि कांग्रेस अच्छे से खड़ी हुई है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता अब निकलकर सामने आए हैं, तो निश्चित जानिए यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा एमसीडी पर होगा। दूसरे नंबर पर यहाँ भी कांग्रेस होगी और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के आने की अंदेशा है। देखते हैं क्या होता है। वंदे मातरम।